त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है मजदूरी कोष का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेज फंड थ्योरी। तो बात यहां पर करते हैं कि जो ये वेज फंड थ्योरी है, ये मजदूरी कोष का जो सिद्धांत है, इसका विकास किसने किया? तो इस थ्योरी का जो विकास सबसे पहले किया था, वह किया था एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि अर्थशास्त्र का पिता कहलाता है। लेकिन आगे चलकर जे.एस. मिल ने सही ढंग से इस थ्योरी को समझाने का काम किया। ये लिखा यहां पर जे.एस. मिल, जिसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा वेज फंड थ्योरी को विधिवत रूप से समझाया गया कि किस प्रकार से यह थ्योरी काम करती है। तो वेज फंड क्या होता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कोई फर्म है और वो आइसक्रीम बनाती है। क्या बनाती है? आइसक्रीम बनाती है। तो वहां पर लेबर भी काम करेंगे। तो जो फर्म का मालिक है वो क्या करता है? देखिए, वेज फंड थ्योरी क्या बतलाती है कि जो आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है, वह पहले से ही मजदूरी देने के लिए कोष बना देता है। माना कि वो 70 रुपए का कोष बना देता है। 70 रुपए निर्धारित कर देता है कि मैं मजदूरों को 70 रुपए का पेमेंट करूंगा एक साल में। ठीक है, ये पहले से ही ये कोष उसके पास तैयार रहता है कि मैं अगले साल 70 रुपए क्या करूंगा, मजदूरी के रूप में श्रमिकों को दूंगा। ओके, पहले से ही फिक्स होता है। मजदूर जब लगाए जाएंगे तब लगाए जाएंगे, लेकिन ये एज्यूम करके चला जा रहा है कि 70 रुपये हैं और इन 70 रुपये के द्वारा ही मुझे साल भर के अंदर श्रमिकों को दिहाड़ी देनी है और मजदूरी देनी है। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत में होता क्या है कि वेज का जो फंड है, मजदूरी का जो कोष है, वह उत्पादक के द्वारा या फर्म के मालिक द्वारा पहले से ही निर्धारित हो जाता है, या इसकी व्यवस्था वह कर लेता है और इसी से वो क्या करता है, मजदूरी देता है। किसको? श्रमिकों को। ओके, यह है वेज फंड थ्योरी। अब बात करते हैं इसकी मान्यताएं कि किन मान्यताओं पर यह सिद्धांत काम करता है। तो देखिए, मान्यताएं क्या क्या हैं। पूर्व निर्धारित कोष, जिसकी बात मैं कर चुका हूं कि जो उत्पादक होता है वो पहले से ही कोष बना लेता है कि मुझे इतने रुपए के द्वारा मजदूरों को क्या करना है, मजदूरी देना है। तो ये कोष पहले से ही उसके पास रहता है। ओके जी, बाद में नहीं करता व्यवस्था। दूसरा है समस्त श्रमिकों को समान भुगतान। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को जो दिहाड़ी या मजदूरी मिलती है वो बराबर मिलती है। यदि किसी को 10 रुपए मिल रही है, ठीक है, फैक्ट्री में आइसक्रीम की, सबको 10-10 रुपए मिलेगा। यदि 20 है तो 20-20 रुपए ही मिलेगा। ओके, यदि 30-30 है, सबको 30-30 रुपए ही मिलेगा। ठीक है जी। तो अगला है श्रम का समरूप होना। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि प्रत्येक जो श्रमिक है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या होती है, बराबर होती है। ऐसी होती है, बराबर होती है। रमेश की भी उतनी ही, दिनेश की भी उतनी ही, अब्दुल की भी उतनी ही, फातिमा की भी उतनी ही, रीना, मीना, मतलब सबकी क्षमता क्या होती है, बराबर होती है। कोई ज्यादा काम नहीं करता है, बराबर काम करते हैं। अगला है मजदूरी की दर लोचदार होती है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मजदूरी की दर लोचदार, लोचदार का अर्थ है कि मजदूरी घटती और बढ़ती रहती है। लोचदार कब होता है कोई चीज, जब उसको हम खींच सकते हैं और जब उसको फिर क्या कर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, उस चीज को हम लोचदार कहते हैं। जैसे रबड़ होता है, खींचा, तन गया, छोड़ा, छोटा हो गया। तो मजदूरी लोचदार कब होती है कि जब मजदूरी क्या है, 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाए या 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से ये मुख्य मान्यताएं हैं मजदूरी कोष सिद्धांत की। ओके, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, क्योंकि उदाहरण के द्वारा हम समझा चुके हैं आपको कि मजदूरी कोष क्या होता है। तो वही बात यहां पे लिखी गई है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्पादकों के पास पहले से ही एक निश्चित कोष होता है। एक निश्चित कोष होता है, जैसे मैंने यहां पर बात की 70 रुपए की, पहले से ही। ओके, जिससे वे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करते हैं। ओके, अब आगे बात आती है कि मजदूरी का निर्धारण
कौन कौन से कारक करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो कि मजदूरी की दर को, अर्थात मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, ओके 10 रुपए मिलनी चाहिए, 20 रुपए, 30 रुपए, इसको निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। देखो पहला है श्रमिकों की मांग, श्रमिकों की मांग। और श्रमिकों की जो मांग है वो किस पे डिपेंड करती है, कितने श्रमिकों की मांग होगी उत्पादक के द्वारा, वो डिपेंड करता है मजदूरी कोष के ऊपर कि मजदूरी कोष कितना है, कितना पैसा है भुगतान करने के लिए उत्पादकों के पास या उत्पादक के पास। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा है श्रमिकों की पूर्ति। श्रमिकों की पूर्ति कहां से होती है, जो श्रमिक काम करना चाहते हैं वो होता है देश की जनसंख्या से। किससे होता है, देश की जनसंख्या से। जैसे भारत में है तो भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, तो उनमें काम करने वाले कहां से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। ओके, तो श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति के द्वारा क्या होता है कि मजदूरी का निर्धारण होता है। आगे आता है कि जो मजदूरी कोष है और जनसंख्या का जो अनुपात होगा, मजदूरी कोष और जो जनसंख्या का अनुपात होगा, ये मजदूरी की दर को निर्धारित करेगा। इसका मीनिंग है कि मजदूरी कितनी होगी, मजदूरी कितनी होगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, यहां पर है मजदूरी दर या मजदूरी की दर। इसका अर्थ हुआ कि एक मजदूर को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मजदूरी दर बराबर मजदूरी कोष अपॉन जनसंख्या, या इसमें हम कह सकते हैं श्रमिकों की संख्या। ए वाला फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद करना है। इसके द्वारा क्या होता है कि मजदूरी की दर निकाली जाती है कि प्रत्येक श्रमिक को कितना भुगतान किया जाएगा दिहाड़ी के रूप में। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए। माना उत्पादक का फंड कितना है, 1000 रुपया है। उत्पादक का फंड कितना है, जिसको कि हिंदी में कोष कह रहे हैं, 1000 रुपया है। उसके यहां श्रमिक अर्थात जनसंख्या काम करने वाले लोग कितने हैं, 100 हैं। तो 100 का भाग जब 1000 रुपए में देंगे तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी निकल कर आएगी, 10 रुपये निकल कर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मजदूरी की दर निर्धारित होगी, या इस प्रकार से मजदूरी की दर निकाली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बात करते हैं मजदूरी दर में वृद्धि। यदि मजदूरी दर में क्या होती है, वृद्धि, तो यहां पर कहा गया है कि दो प्रकार से मजदूरी की दर में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, मजदूरी बढ़ सकती है। अब कब बढ़ सकती है, इसको समझिए पहले। पहला है कि मजदूरी दर में वृद्धि कब होगी, मजदूरी कोष में वृद्धि। यदि मजदूरी कोष बढ़ता है, मजदूरी कोष बढ़ता है, कैसे बढ़ता है इसको समझिए। माना कि ए पर लिखा मेरा मजदूरी कोष है पहले 1000 रुपया, काम करने वाले लोग कितने हैं, ये हैं 100, इसका भाग इसमें दिया तो 10 रुपया हुआ। ओके, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरे में देखिए, यदि मजदूरी कोष क्या होता है, बढ़कर 2000 रुपए अर्थात 1000 से बढ़कर 2000 रुपए हो जाता है, और श्रमिकों की संख्या लेबर वही रहती है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो मजदूरी कितनी निकल आएगी, एक आदमी की 20 रुपए निकल कर आएगी। तो मजदूरी कोष में यदि वृद्धि होती है तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ेगी, जैसे 10 से बढ़कर 20 हो गई। यदि कोष क्या होता, 3000 होता है और उसमें 100 का भाग देंगे, फिर तो क्या होगा, मजदूरी 30 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि मजदूरी कोष में वृद्धि होती है तो मजदूरी की दर बढ़ेगी, अर्थात मजदूर की दिहाड़ी बढ़ेगी। ओके, दूसरा है जनसंख्या में कमी होने से भी मजदूरी बढ़ सकती है। ठीक है, कैसे, पहले ए पर है कि माना कि वही उदाहरण है कि 1000 रुपये कोष है, तय है यही मेरे पास पैसे हैं। जैसे हम पहले बताया कि मजदूरी का कोष पहले से ही उत्पादक के द्वारा निर्धारित रहता है, पहले से ही निश्चित रहता है, इसी से दिहाड़ी देनी है भाई। ठीक है, आगे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यहां पर देखिए जनसंख्या में कमी से मजदूरी कैसे बढ़ेगी। माना मजदूरी को 1000 रुपया है, श्रमिक कितने लगे काम पे, 100, इसका भाग दिया 10 रुपया आया। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि मजदूरी का कोष वही रहता है, पैसा वही है, फंड वही है उत्पादक के पास, लेकिन मजदूरों की संख्या 50 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। तो 50 का भाग क्या होगा, 1000 में देंगे तो मजदूरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20 रुपया हो जाएगी। ओके, तो मजदूरी दो तरीके से बढ़ सकती है।
एक तो कैसे बढ़ सकती है, यदि वेज फंड क्या होता है 1000 से बढ़कर 2000 हो जाता है और श्रमिक वही रहते हैं, इसलिए कहा गया मजदूरी कोष में वृद्धि। दूसरा है जनसंख्या में कमी या श्रमिकों की संख्या में कमी हो जाती है तो तब भी क्या होता है, मजदूरी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर पहला दिखाया गया है कि 10 रुपया है लेकिन कोष वही है लेकिन श्रमिकों की संख्या घट गई तो 50 हो गई माना, तो इसका भाग दिया तो उनकी मजदूरी बढ़कर 20 रुपया हो गई। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मजदूरी की दर में वृद्धि हो सकती है अकॉर्डिंग टू द जेएस मिल के द्वारा। आगे की बात करते हैं कि यहां पर लिखा मेरा मजदूरी कोष और मजदूरी की दर में धनात्मक संबंध होता है। मजदूरी की दर और मजदूरी कोष में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध कब होता है कि मजदूरी कोष भी बढ़ रहा है और साथ में क्या हो रहा है, दिहाड़ी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में होगा धनात्मक संबंध। कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध। जैसे यहां पर है, ठीक है जी, कि यहां तो इस प्रकार से एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, कोष भी बढ़ा, ठीक है जी, और मजदूरी 10 से बढ़कर 20 हो गई, तो ये चल रहा है पॉजिटिव में। ओके। अगला है दूसरा, यहां पे लिखा है श्रमिकों की संख्या एवं मजदूरी दर में विपरीत संबंध होता है। क्या बोला, श्रमिकों की संख्या और मजदूरी की दर में विपरीत संबंध होता है। अब उल्टा संबंध होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसको यहां पे समझेंगे कि माना कि 50 लेबर है, ठीक है, काम कर रही हैं, फंड कितना है 1000 का है, तो मजदूरी कितनी मिल रही है 20 रुपया मिल रही है। अब श्रमिक बढ़कर 50 की जगह 100 हो गए तो इसका भाग इसमें देंगे तो मजदूरी घटकर कितने हो गई 10 रुपया हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे कि श्रमिकों की संख्या एवं मजदूरी दर में विपरीत संबंध होता है। फिर आगे बात करते हैं कि यदि मजदूरी बढ़ानी है, मजदूरी यदि बढ़ती रहे तो क्या होगा, जो श्रमिक का जीवन स्तर है, श्रमिक में सभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो केवल पत्थर फोड़ने वाला है, मतलब सर्विस क्लास वाला भी उसमें शामिल है। तो कब बढ़ेगी, ज्यादा मजदूरी या अस्थायी मजदूरी वृद्धि हेतु क्या करना पड़ेगा, क्या सुझाव दिया गया यहाँ पर कि श्रमिकों को अपने परिवार के आकार को घटाना पड़ेगा। अर्थात जो श्रमिक है देश में, उनका परिवार ऐसा नहीं है कि परिवार में 10-10 बच्चे हो रखे हैं, ठीक है, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, उनको अपने परिवार के आकार को घटाना पड़ेगा था, जनसंख्या को घटाना पड़ेगा। जिसके बच्चे ज्यादा हैं अर्थात उसको कम से कम 2-1 बच्चे क्या होने चाहिए, पैदा होने चाहिए। और यदि ज्यादा हो गई जनसंख्या, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मजदूरी घटेगी, सीधी सीधी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो मजदूरी घटेगी। ओके। तो इस प्रकार से ये हुआ मजदूरी कोष का सिद्धांत। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि मजदूरी कोष का सिद्धांत क्या कहता है। मजदूरी कोष का सिद्धांत ये कहता है कि जो उत्पादक है वो मजदूरी के लिए पहले से ही एक कोष तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने 70 रुपए का उदाहरण दिया कि 70 रुपए पहले तय कर दिया कि मेरे पास 70 रुपए हैं और इसके द्वारा आगे जाके जितनी भी आइसक्रीम बनेंगी और उस पर जो हम श्रमिकों को मजदूरी देंगे इसी 70 रुपए से देना है हमें, ठीक है जी, एक कोष पहले से ही फिक्स हो गया, इसमें ना कमी होगी और इसमें ना वृद्धि होगी। भले हमने यहाँ पर ये बताया है कि यदि बढ़ता है या घटता है तो क्या असर पड़ने वाला है, ये तो निष्कर्ष निकाले गए हैं। ओके। तो ये वाला सिद्धांत एडम स्मिथ ने पहले दिया था लेकिन जेएस मिल के द्वारा इसका विकास विधिवत रूप से किया गया है। ठीक है। फिर ये मान्यताएं लेकर चलता है, जैसे कि अर्थशास्त्र के जितने भी नियम है सभी मान्यताओं पर टिके हुए हैं कि भाई पूर्व निर्धारित कोष होता है, कोष भी क्या होता है, निश्चित होता है, कि कोष भी कैसा होता है, निश्चित होता है कि 70 रुपए का कोष है 70 रुपए रहेगा, 1000 का है तो 1000 ही रहेगा, ठीक है, उसमें वृद्धि नहीं होगी और ना उसमें कमी होगी। ये सिद्धांत मानकर चलता है। इसी में हमने कहा समस्त श्रमिकों को समान भुगतान। अब समान भुगतान कैसे हो रहा भाई, कि यहाँ पे देखिए 100 मजदूर काम कर रहे हैं, फंड कितना है 1000 का है, तो सब में दिहाड़ी क्या हो रही है, बराबर मिल रही है, सबको सबको मजदूरी बराबर मिल रही है, बराबर पैसा बढ़ रहा है। ओके जी, बराबर पैसा बढ़ रहा है, सबकी दिहाड़ी एक समान है। ओके। तो इस प्रकार से समस्त श्रमिकों को समान भुगतान होता है, श्रम का समरूप होता है, यानी कि सभी लोग एक जैसा काम करते हैं, मतलब सबकी एफिशिएंसी एक जैसी है, बराबर है काम करने की, कोई आलस्य नहीं करता है, सभी फुर्तीले ढंग से काम करते हैं, ऐसा मानकर चलो। मजदूरी की दर लोचदार होती है कि मजदूरी घट सकती है या बढ़ सकती है। हमने यहाँ बताया कि मजदूरी पहले 10 थी वो 20 हुई, या इस प्रकार से मजदूरी 20 थी या फिर उसके बाद 10 हो गई। ओके। मजदूरी
की जो दर है उसको कैसे निकाला जाएगा। मजदूरी की दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है मजदूरी कोष बटा जनसंख्या। यहाँ बता दिया 1000 का कोष है और 100 लोग काम कर रहे हैं सर में, ठीक है, इसके बाद इसमें तो 10 रुपए निकल कर आएगा। ओके, अगली बात हमने की इसमें कि जो मजदूरी कोष का सिद्धांत है, मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा। इसके लिए दो चीजें बताई गई हैं भाई, श्रमिकों की मांग अर्थात मजदूरी कोष के ऊपर डिपेंड करेगी कि मजदूरी कोष जितना होगा, ठीक है जी, तो उतने श्रमिकों की मांग की जाएगी काम करने के लिए। दूसरा है श्रमिकों की पूर्ति कहाँ से होगी, वो देश की जनसंख्या से होगी, और जनसंख्या और मजदूरी कोष का जो अनुपात होगा वो मजदूरी की दर को निर्धारित करेगा। और मजदूरी की दर कैसे निकाली जाएगी, ये निकाल दी भाई। ओके जी, और तमाम सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बताई है। तो इस प्रकार से ये है मजदूरी कोष का सिद्धांत।